सिर्फ इसलिए कि चिली मीट में धनिया की एक मामूली सी पत्ती दिख गई। मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या उसे इतना भी नहीं पता था कि मेरा ऑनलाइन निकनेम नो कोरिएंडर, धनिया नहीं खाना है? ये कहते हुए उसने गुस्से में पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल पलट दी। चारों तरफ कांच के टुकड़े और खाना बिखरा पड़ा था और बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। मैं आधी रात तक ठंड में ठिठुरता रहा। तभी मेरी बेटी ने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे अंदर बुलाने के लिए नहीं, बल्कि बगीचे के बाहर बंधे कुत्ते को अंदर ले जाने के लिए। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहा, मम्मी को गुस्सा क्यों दिलाया? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पड़ोस वाले समीर अंकल तुम्हारी तरह इतने लापरवाह बिल्कुल नहीं है। बेटी लिली ने मुझे एक सर्द और बेरुखी भरी निगाह दी और मेरे मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। लिली बिल्कुल अपनी माँ जिया की तरह थी, पत्थर दिल, जिसे मेरे लिए कभी कोई हमदर्दी महसूस नहीं होती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उस घर से बाहर निकल गया जहां मैं पिछले 5 साल से रह रहा था। जिया इन सालों में अपने करियर में बहुत कामयाब हो चुकी थी। उसने शहर से दूर एक आलीशान विला खरीदा था जहां से टैक्सी मिलना भी मुमकिन नहीं था। पैदल चलते चलते जब मैं शहर पहुंचा तब तक सूरज निकल चुका था। शुक्र है कि निकलते वक्त मेरे पास मेरा फोन था, वरना मैं सड़कों पर भीख मांगने की हालत में होता। थकान और कमजोरी इतनी थी कि मैंने पास के एक सस्ते से होटल में कमरा लिया और बस गिर पड़ा। जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। गला कांटों की तरह चुभ रहा था और शरीर तप रहा था। मुझे तेज बुखार हो गया था। मैंने ऑनलाइन दवाई और एक चार्जर ऑर्डर किया। दवाई खाकर मैं फिर से बेहोशी की नींद सो गया। जब दोबारा नींद खुली तो तबीयत थोड़ी सुधरी थी, पर फोन बंद था। फोन ऑन करते ही जिया के मिस कॉल्स और मैसेजेस की जैसे सुनामी आ गई। बीच में लिली के भी कुछ कॉल्स थे। अभी मैं देख ही रहा था कि जिया का फोन फिर से बज उठा। मुझे पता था कि उस रात मामला सिर्फ धनिये का नहीं था, बल्कि वो मुझे मेरी औकात याद दिलाने का एक तरीका था। 3 दिन पहले मैंने जिया को उसके बचपन के दोस्त समीर के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करते देखा था। घर आकर जब मैंने शादी को लीगल करने की बात की तो उसने साफ मना कर दिया और उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगी। उस रात मैंने सोचा था कि सब ठीक कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, लेकिन उसे तो बस एक बहाना चाहिए था मुझ पर अपनी भड़ास निकालने का। ठीक है, अब मैंने भी अपनी हकीकत समझ ली है। अब मैं दोबारा उसके सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगा। जिया को लगा शायद मैं हमेशा की तरह डर जाऊंगा, लेकिन इस बार मैंने फोन पर ही 2 टूक कह दिया। हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, फिर भी तुम ब्रेकअप की धमकी दे रही हो? उसे एक पूरा परिवार नहीं मिलेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। बस ये बताने के लिए फोन किया है, सब खत्म हो गया है। बेटी तुम्हारी है, तुम ही संभालो। ये कहकर मैंने फोन काट दिया और एक राहत की सांस ली। ब्रेकअप कहते ही ऐसा लगा जैसे सालों का बोझ सीने से उतर गया हो। अब मुझे उनकी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी बेटी का फोन आया। उसने बेरुखी से पूछा, क्या तुम सच में मम्मी को छोड़ रहे हो? मैंने कहा, हाँ, अब मैं तुम लोगों की जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। उसने खुशी से चिल्लाकर अपनी मां से कहा, मम्मी, पापा चले गए। अब क्या समीर अंकल मेरे नए पापा बनेंगे? वो कब घर आएंगे? अपनी ही औलाद के मुंह से ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया, पर मैं बस कड़वाहट के साथ मुस्कुराया और फोन काट दिया। जेब खाली हो रही थी, इसलिए काम ढूंढना अब मजबूरी थी। मैंने अपने पुराने दोस्त राहुल को बुलाया। उसने सुझाव दिया, भाई, तू मेल नैनी, बच्चों की देखभाल करने वाला क्यों नहीं बन जाता? तुझे 5 साल का तजुर्बा है और तू बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। राहुल मुझे एक पॉश इलाके के घर में ले गया। वहां एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और चिढ़ते हुए बोली, फिर से तुम आ गए? रोज रोज आकर मेरा दिमाग क्यों चाटते हो? उसकी मां ईशा ने उसे टोका, काव्या, तमीज से बात करो। फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? राहुल ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, ये आपकी बेटी के लिए बेस्ट केयरटेकर साबित होंगे। इनमें बहुत धैर्य है। ईशा ने मुझे काम पर रख लिया। उसने बताया कि काव्या बहुत जिद्दी है और खाना खाने में बहुत नाटक करती है। उसने मुझे फुल टाइम रेजिडेंट, घर पर रहने वाला बनने को कहा। पहले मैं हिचकिचाया, लेकिन उसने बताया कि वो अक्सर ऑफिस में रहती है और उसे घर के लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। काव्या वाकई बहुत चुलबुली थी, लेकिन लिली से बिल्कुल अलग। लिली हमेशा चुपचाप और गंभीर रहती थी, पर काव्या के पास बातों का खजाना था। एक दिन उसने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट दिया और शर्माकर भाग गई। मुझे याद आया कि मैं लिली के लिए क्या कुछ नहीं करता था, पर बदले में मुझे कभी प्यार का एक शब्द भी नहीं मिला। ईशा के घर का माहौल जिया के घर से कोसों दूर था। यहाँ माँ और बेटी आपस में दोस्तों की तरह रहती थीं। जिया और लिली के साथ तो हर खाना एक जंग जैसा होता था, जहां सिर्फ मेरी गलतियां ढूंढी जाती थीं। लिली को मेरे बनाए एनिमल बिस्किट से भी चिढ़ थी। वो कहती थी
कितना बचकाना है ये। समीर अंकल कहते हैं कि मैं अब बड़ी हो गई हूं। जिया बस बगल में बैठकर बेरुखी से कहती थी, ये सब्जी कितनी खारी है, मुझे वजन घटाना है, अगली बार से बिना नमक का बनाना। एक दिन जिया का फोन आया। वो आग बबूला थी। तुम हद पार कर रहे हो, चुपचाप घर वापस आओ, गीजर खराब पड़ा है, लिली को स्कूल से लेने कोई नहीं गया, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान हूं। मैंने शांति से जवाब दिया, जिस रात तुमने मुझे ठंड में बाहर निकाला था उसी रात मेरा और तुम्हारा रिश्ता मर गया था। अब मुझे दोबारा फोन करने की हिमाकत मत करना। उसने पागलों की तरह मैसेज किए, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अपनी बेटी को लावारिस छोड़ दिया, अगर अब नहीं आए तो मरते दम तक लिली का चेहरा नहीं देख पाओगे। पहले मैं ये धमकियां सुनकर कांप जाता था, पर अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिया को लगा था कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक हीरा खो दिया है और अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका हूं, जहां मेरी कद्र है, जहां लोग धनिया होने या न होने पर घर से नहीं निकालते। अगले कुछ दिनों में एक स्कूल इवेंट के दौरान जिया से मेरा सामना हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगा। वो वहां खड़ी बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी काव्या अपना छोटा सा स्कूल बैग टांगे हुए दौड़ती हुई आई और सीधे मेरी गोद में आ गिरी। वह बहुत खुश थी। जिया ने बगल में खड़ी लिली का हाथ पकड़ा और चिढ़ते हुए मुझसे पूछा, और ये इतना बड़ा बच्चा किसका है? मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा और कहा, फालतू बातें मत करो, मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, ये मेरी क्लाइंट की बेटी है। जिया के चेहरे पर हैरानी थी, तो इन दिनों तुम नौकरी ढूंढ रहे थे? देखो चौहान, ये सब छोड़ो और घर वापस आ जाओ। दूसरों के बच्चों की देखभाल करने की क्या जरूरत है? लिली को अपने पापा की जरूरत है। लिली ने मेरी तरफ देखकर एक हिकारत भरी आवाज निकाली। तभी काव्या ने मेरे गले में हाथ डाले और धीरे से पूछा, चौहान अंकल, क्या आप कहीं जा रहे हो? उसकी आवाज में एक डर था कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने जिया की तरफ मुड़कर साफ कह दिया, जिया, हमने कभी शादी रजिस्टर नहीं की थी, हमारा कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। तुम्हारा बार बार मेरे पीछे पड़ना अब बहुत अजीब और बेमतलब लग रहा है। इतना कहकर मैं काव्या को लेकर वहां से निकल गया। शायद उस दिन मेरी बातों का असर हुआ, क्योंकि उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। कुछ दिनों बाद काव्या के किंडरगार्टन में पेरेंट चाइल्ड क्राफ्ट डे था। ईशा बहुत बिजी थी, तो उसने मुझसे वहां जाने की रिक्वेस्ट की और इसके लिए मुझे अलग से बोनस भी दिया। काव्या दरवाजे से झांकते हुए बड़ी उम्मीदों से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो लिली ने गेट पर ही मेरा रास्ता रोक लिया। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहा, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया, आज मेरे साथ समीर अंकल आए हैं, तुम यहां से चले जाओ। टीचर ने हमारे लिए सिर्फ एक ही कुर्सी रखी है, अगर तुम आए तो समीर अंकल कहां बैठेंगे? उसकी बात खत्मी हुई थी कि समीर वहां पहुंच गया। उसने मेरी तरफ एक दिखावटी मुस्कान दी जिसकी आंखों में जीत की चमक थी। सॉरी चौहान भाई, जिया ने जिद की तो मुझे आना पड़ा। तभी काव्या क्लास से बाहर निकली और मुझे देखकर चहक उठी, अंकल, मुझे लगा आप नहीं आओगे, जल्दी अंदर चलिए। सच कहूं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसे किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। लिली ने मुझे कभी नहीं बुलाया, शायद हमेशा समीर ही आता होगा, पर आज काव्या की वजह से मुझे जिंदगी का एक नया और खूबसूरत अनुभव मिल रहा था। मैंने और काव्या ने मिलकर एक शानदार 3D स्पंज बॉब बनाया। टीचर ने हमारी मेहनत की खूब तारीफ की, लेकिन तभी लिली तेजी से हमारे पास आई और उसने झटके से वो स्पंज बॉब छीन लिया। उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा भरा था। उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरे पापा ने बनाया है तो ये मेरा है, तारीफ भी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। काव्या बेचारी हक्की बक्की रह गई। समीर के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई और उसने लिली को रोकने की कोशिश की, पर लिली इतनी जिद्दी थी कि वो किसी की नहीं सुनती थी। टीचर भी हम सबको देखकर असहज हो गई। लिली बड़े घमंड से बोली, ये मेरे पापा का काम है, तुम सब मुझसे जलो। मैंने तुरंत उसके हाथ से स्पंज बॉब वापस लिया और काव्या को थमा दिया। फिर ठंडे और सख्त लहजे में कहा, लिली, आज मैं काव्या का पेरेंट बनकर यहां आया हूं। तुम्हारे पेरेंट समीर अंकल हैं और वो जो छोटी सी मछली वहां रखी है वो तुम्हारा काम है। लिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा नताव, काव्या के हाथ से फिर से वो स्पंज बॉब छीना, उसे जमीन पर फेंका और अपने जूतों से उसे बुरी तरह कुचल दिया। वो चीखी, तुम मेरे पापा हो, तुम्हारी हर चीज मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कुछ देने की? बहुत हुआ। मैंने उसे झटके से पीछे धकेला और जमीन से उस कुचले हुए स्पंज बॉब को उठाया। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों को परेशान करो? लिली फटी आंखों से मुझे देखने लगी और फिर जोर जोर से रोने लगी। शायद उसे इस बात का झटका लगा था कि मैंने उसे पहली बार डांटा। पहले तो मैं उस पर अपनी आवाज तक ऊंची नहीं करता था,
पर अब मुझे उसकी ये हरकतें सिर्फ चिड़चिड़ाहट दे रही थीं। ये बच्ची हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। काव्या अपनी रुलाई रोकते हुए उस टूटे हुए खिलौने को देख रही थी। मैंने उसे धीरे से गले लगाया। सॉरी काव्या, ये मेरी वजह से हुआ। तभी काव्या ने अचानक आगे बढ़कर लिली को धक्का दे दिया। क्लास में अफरा तफरी मच गई। टीचर ने बाकी पेरेंट्स और बच्चों को बाहर भेज दिया और सिर्फ हमें ही रोका। दोनों बच्चे रो रहे थे। जब टीचर ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने सच सच सब बता दिया। समीर ने बगल से ताना मारा, अपनी सगी बेटी की तो कोई फिक्र नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए बड़ा दिल धड़क रहा है आपका। मैंने पलटकर जवाब दिया, तुम भी तो दूसरों के घर में बाप बनने के लिए मरे जा रहे हो, तुम्हें क्या हक है मुझे बोलने का। समीर की बोलती बंद हो गई। मामला जैसे तैसे रफा दफा हुआ। काव्या ने मुझसे कहा कि हम ईशा को ये सब न बताएं वरना वो दुखी हो जाएंगी। मैंने उसे KFC ले जाकर खाना खिलाया और उसका मूड ठीक किया। घर पहुंचा तो देखा ईशा सोफे पर थकी हारी लेटी थी। हमें देखकर वो मुस्कुराई। काव्या को कमरे में भेजने के बाद उसने मुझे बताया कि काव्या का असली पिता उसे वापस लेने के लिए लौट आया है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या अब मुझे चले जाना चाहिए? नहीं, तुम मत जाओ, ईशा ने कहा। क्या तुम मुझसे दिखावे की शादी करोगे ताकि काव्या का पिता उसे हमसे छीन न सके? मैं थोड़ी देर के लिए रुका और फिर मान गया, ठीक है, पर इस काम के पैसे अलग से लगेंगे। ईशा ने राहत की सांस ली। फिक्र मत करो, पैसों की कमी नहीं होगी। तभी काव्या दौड़ती हुई आई और मेरी गोद में कूद गई। मम्मी, क्या आप और चौहान अंकल शादी कर रहे हो? क्या अब मैं इन्हें पापा बोल सकती हूँ? ईशा शर्मा गई और उसे चुप कराने लगी, पर मैंने काव्या को कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ बेटा, आज से तुम मुझे पापा बुला सकती हो। काव्या इतनी खुश हुई कि अंदर से एक छोटा सा बॉक्स ले आई और बड़ी गंभीरता से बोली, तो अब मम्मी का ख्याल रखना, वरना मैं पापा नहीं बुलाऊंगी। उसकी इस धमकी ने मेरा दिल जीत लिया। ईशा का पिछला पति एक नंबर का घटिया आदमी था जो काव्या को बेचने तक की कोशिश कर चुका था। मैंने ईशा के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, मैं काव्या का ख्याल रखूंगा। भावुक होकर ईशा ने मुझे गले लगा लिया, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अगले दिन ईशा ने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी ली और हम दोनों ने शादी रजिस्टर कर ली। भले ही ये मेरा काम था, पर पहली बार लीगल पेपर्स पर साइन करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने जश्न मनाने के लिए शानदार डिनर बनाया। जिया के समय में वो अक्सर मीटिंग्स का बहाना बनाकर गायब रहती थी, पर ईशा ठीक 8 बजे घर आ गई। हम तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया, हंसे और मजाक किया। यही तो एक असली घर होता है जहां प्यार और कद्र हो। तभी जिया का फोन आया। मैंने कॉल काटा, पर वो बार बार करती रही। जब मैंने फोन उठाया तो जिया की घबराई हुई आवाज आई, चौहान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? लिली बीमार है, क्या तुम्हें पता है? घर वापस आओ, मैं अकेले नहीं संभाल सकती। क्या उसे बुखार है? मैंने पूछा। ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ। वो सुई लगवाते समय सो जाएगी। उस वक्त उसके लिए चीनी डालकर दलिया बना देना, फीका वो खाती नहीं है। पर मैं नहीं आ सकता। चौहान, तुम वापस क्यों नहीं आ सकते? अपनी बीमार बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिया चिल्लाई। जिया, मैंने आज ही शादी की है और मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। मैं नहीं आ सकता, मैंने साफ कह दिया। शादी? तुमसे कौन शादी करेगा? जिया का घमंड अभी भी वही था। तभी लिली की आवाज फोन पर आई, पापा, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मैं लिली की बीमार होने वाली आवाज को अच्छी तरह जानता था। ये आवाज बीमार की नहीं, बल्कि नाटक करने वाली थी। जिया ने फिर से झूठ बोला था। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अगले दिन ईशा और मैं काव्या को लेकर बाहर जा रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जिया और लिली खड़ी थीं। जिया बेहाल लग रही थी और लिली का सिर झुका हुआ था। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, जिया ने धीमी आवाज में कहा। नहीं जिया, समीर को बुरा लगेगा। और अब मैं शादीशुदा हूं, मुझे परेशान मत करो, मैंने जवाब दिया। तो लिली का क्या? उसे बिना बाप के छोड़ दोगे? 5 साल तक तुमने शादी के लिए क्यों नहीं कहा? जिया ने पूछा। क्योंकि तुम समीर के लिए अपनी जिंदगी में जगह खाली रखना चाहती थी। अब वही लिली का बाप बनेगा, मैंने कहा। तभी लिली रोने लगी। पापा, मुझे समीर अंकल नहीं चाहिए। वो अच्छे नहीं हैं। वो मुझे आपके जैसा खाना नहीं खिलाते, वो सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स देते हैं। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, प्लीज वापस चलो। जिया ने भी वही पुराना राग अलापा। चौहान, लिली तुम्हारी बेटी है, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? एक वक्त था जब लिली मेरी पूरी दुनिया थी। मैं उसे हर चीज से बचाकर रखना चाहता था, पर मुझे क्या मिला? बेइज्जती और ठंडी रातें। मैं उनके लिए उस पालतू कुत्ते जैसा था जिसे वो जब चाहे दुत्कार सकें। तभी पीछे से ईशा की आवाज आई, चौहान, क्या तुम कार निकालने नहीं जा रहे थे?
दरवाजे पर कौन है? अरे जिया जी, आप यहां कैसे? ईशा की बात सुनकर जिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में यकीन और नफरत का मिला जुला भाव था। उसने फटी आंखों से ईशा को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर चीखी, तो ये है वो औरत जिसके लिए तुमने मुझे और अपनी बेटी को छोड़ दिया? चौहान, क्या तुम सच में इतने गिर गए हो? ईशा ने बड़े ही ग्रेस के साथ जवाब दिया, हाँ, कल ही मैंने और चौहान ने कोर्ट मैरिज की है। अब वो मेरे पति हैं और काव्या के पिता। जिया को जैसे काटो तो खून नहीं। उसे लगा था कि मैं किसी होटल में सड़ रहा हूंगा, पर यहां तो मैंने एक नई और आलीशान जिंदगी शुरू कर ली थी। तभी काव्या चहकते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसने एक बेहद प्यारी गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। वो मेरे सामने गोल घूमकर अपनी ड्रेस दिखाने लगी और चहकी, पापा देखो मेरी नई ड्रेस, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? लिली, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, काव्या की बात सुनकर आपा खो बैठी। वो काव्या की तरफ झपटते हुए चिल्लाई, इन्हें पापा मत बोलो, ये मेरे पापा हैं, तुम्हारे नहीं। खबरदार जो तुमने इन्हें दोबारा पापा कहा। लिली का ये बर्ताव देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे बीच में ही रोका और सख्त लहजे में कहा, बस लिली, यहां चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं अब काव्या का पापा हूं और यही सच है। ईशा ने माहौल बिगड़ता देख मुझसे कहा, चौहान, शायद आज हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम पहले अपना ये मामला सुलझा लो। लेकिन काव्या का चेहरा उतर गया था। मैंने उसे गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं ईशा, जो वादा मैंने काव्या से किया है वो पूरा करूंगा, वरना मैं झूठा कहलाऊंगा। हम एम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। मैं काव्या के लिए कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल खरीदने लगा। जिया और लिली हमारा पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गईं। लिली दौड़कर मेरे पास आई और उसने अपनी बाहें फैला दीं जैसे वो मुझे हक से रोक रही हो। पापा, मुझे भी कॉटन कैंडी चाहिए, मुझे भी झूला झूलना है। मैंने जिया की तरफ देखा और कड़वाहट से कहा, जिया, ये सब क्या ड्रामा है? जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे इंसान तक नहीं समझा। अब जब मैं खुश हूं तो तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? क्या तुम लोग कसम खाकर आए हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके ही मानोगे? लिली मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी। उसे लगा था कि रोने वाला चेहरा बनाने पर मैं पिघल जाऊंगा, पर इस बार मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना काव्या का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। समीर भी वहां आ पहुंचा था। वो जिया के आसपास मंडरा रहा था, पर जिया उसे घास तक नहीं डाल रही थी। समीर की हालत अब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ समय पहले मेरी थी, एक फालतू इंसान की तरह। हमने पार्क में खूब मस्ती की। ईशा ने हमारी ढेर सारी तस्वीरें खींची और हमने एक फैमिली फोटो भी खिंचवाई। हमने 3 गुब्बारे खरीदे और तीनों के हाथ में एक एक गुब्बारा बांध दिया। थकान होने पर हम पास के एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जिया और समीर हमारे सामने वाली टेबल पर बैठ गए। लिली बार बार मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मैं पहले की तरह उसके नखरे उठाऊंगा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, पर मैंने जानबूझकर अपनी कुर्सी घुमा ली ताकि मुझे उनका चेहरा न दिखे। ईशा ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, चौहान, काश तुम सच में काव्या के सगे पिता होते। मैंने काव्या के गाल खींचते हुए कहा, आज से मैं ही इसका सगा पापा हूं। काव्या ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो जिया ने मेरा रास्ता रोका। वो बहुत थकी हुई और हारी हुई लग रही थी। चौहान, हमें बात करनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। ईशा समझ गई और वो काव्या को लेकर कार की तरफ चली गई। जिया ने अचानक अपने बैग से एक अंगूठी निकाली और मेरा हाथ पकड़कर उसे पहनाने की कोशिश की। चौहान, तुम शादी करना चाहते थे ना? चलो हम शादी करते हैं। मैंने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। मेरी उंगली में पहले से ही ईशा के नाम की अंगूठी थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जिया, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा अपना परिवार है। अगर तुम अब भी तमाशा करोगी तो लोग तुम्हें एक घर तोड़ने वाली औरत कहेंगे। क्या तुम्हें यह बदनामी मंजूर है? जिया सन्न रह गई। जो इंसान कभी उसके पीछे पागल था, आज वो उसे तीसरा पहिया कह रहा था। वो जाते जाते गुस्से में बुदबुदाई, चौहान, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, किसी और के नहीं। मुझे लगा था कि वो हार मान लेगी, पर उसने जो किया उसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद जब मैं काव्या को स्कूल से लेने गया तो वो वहां नहीं थी। तभी जिया का मैसेज आया, अगर अपनी नई बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी ईशा को तलाक दो और मेरे पास वापस आओ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। लिली स्कूल से बाहर आई और खुशी खुशी मेरे पास आकर बोली, पापा, आप मुझे लेने आए हो? मैंने चिल्लाकर पूछा, काव्या कहाँ है? तुम तो उसके साथ ही क्लास में थी ना? लिली ने नजरें चुरा लीं। वो कुछ छुपा रही थी। मैंने बिना देर किए पुलिस को फोन किया और ईशा को भी खबर दी।
स्कूल के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि लिली ही काव्या को बहला फुसलाकर पिछले दरवाजे तक ले गई थी, जहां एक नकाबपोश आदमी इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने काव्या के मुंह में कुछ ठूंसा और उसे उठाकर ले गया। पुलिस और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। ईशा का रो रोकर बुरा हाल था। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को एक सुराग मिला। हम शहर से दूर एक गांव के मुर्गी घर चिकन शेड पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। नन्ही सी काव्या घास के ढेर पर बेसुध पड़ी थी। उसके रेशमी बालों में गंदगी और तिनके फंसे थे। ईशा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था। वो कोई और नहीं, ईशा का वही घटिया पूर्व पति था। जिया ने उससे हाथ मिलाया था और लिली का इस्तेमाल करके काव्या को किडनैप करवाया था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने पुलिस की परवाह किए बिना उस आदमी के पेट पर एक जोरदार लात जमाई। जानवर, तू अपनी ही बेटी को बेचने चला था। शुक्र है कि काव्या ठीक थी, उसे बस नींद की गोलियां दी गई थीं। पुलिस ने जब जांच की तो पूरा सच सामने आ गया। जिया ने बदला लेने के लिए ईशा के एक्स हस्बैंड को पैसे दिए थे और लिली को मोहरा बनाया था। सब कुछ साफ था। जिया की नफरत ने एक मासूम की जान जोखिम में डाल दी थी। अब उसे अपनी करनी का फल भुगतना ही था। ये लो, खाना खा लो। मैंने ईशा के सामने प्लेट रखी। खाना खाकर कंपनी के काम निपटाओ। काव्या की फिक्र छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगा। तुम बस उन लोगों को सबक सिखाने पर ध्यान दो। ईशा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि बदले की आग थी। उसने खामोशी से खाना खत्म किया, कपड़े बदले और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। अगले आधे महीने तक ईशा पागलों की तरह काम में जुटी रही। वो उन सबको बर्बाद कर देना चाहती थी जिन्होंने उसकी बेटी की जान खतरे में डाली थी। मैं घर पर रहकर काव्या का ख्याल रख रहा था। वो अक्सर पूछती, पापा मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही, मम्मी कहाँ है। मैं बस उसे गले लगाकर बात टाल देता। इसी बीच जिया का फोन आया। उसकी आवाज में अब वो पुराना घमंड नहीं था। वो गिड़गिड़ा रही थी। मैंने बिना एक शब्द बोले फोन काट दिया। जिस मां ने अपनी बेटी को किडनैपिंग की साजिश में शामिल किया, उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी। एक हफ्ते के अंदर जिया का पूरा साम्राज्य ढह गया। ईशा ने जिया, उसके पूर्व पति और उस लापरवाह स्कूल पर केस कर दिया। जिया को जेल हो गई और उसकी कंपनी नीलाम हो गई। अब बची थी लिली। आखिर वो मेरी खून की बेटी थी। जिस दिन मैं उसे लेने गया वो मुझे देखकर चहक उठी। पापा, मुझे पता था आप आओगे। अब मैं फिर से आपके साथ रहूंगी। आज रात वही नूडल्स बनाना जो मुझे पसंद है प्लीज। उसने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी मासूमियत के पीछे छिपी वो चालाकी देखकर मुझे डर लगने लगा था। काव्या वाकई बहुत जिद्दी थी। मैंने दर्जनों नैनी बदली पर कोई टिक नहीं पाया। फिर राहुल ने चौहान से मिलवाया। चौहान ने जिस तरह काव्या का दिल जीता, मैं हैरान रह गई। मेरा घर, जो पहले सिर्फ एक ईंट पत्थर का मकान था, अब घर लगने लगा था। जब भी मैं ऑफिस से थक कर लौटती, खिड़की से जलती हुई एक मध्यम रोशनी और किचन से आती खाने की खुशबू मेरा सारा तनाव सोख लेती। सच कहूं तो कौन ऐसा मर्द नहीं चाहेगा जो घर को स्वर्ग बना दे। मुझे चौहान से प्यार होने लगा था, पर मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने शादी का नाटक रचा ताकि उसे कानूनी तौर पर अपने पास रख सकूं। मुझे पता था कि चौहान को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे इतनी ऊंची सैलरी दी कि कोई और उसे मुझसे छीन न सके। काव्या के गायब होने की खबर ने मुझे तोड़ दिया था, पर चौहान मेरा सहारा बना। जब जिया जेल गई तो मैंने चौहान से लिली के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने लिली के लिए एक अलग नैनी का इंतजाम कर दिया है और वो उससे मिलने जाता रहेगा, पर उसे हमारे घर कभी नहीं लाएगा। चौहान अपनी जिम्मेदारी समझता था, पर वो फिर से उस पुराने जहर को अपनी नई जिंदगी में नहीं घोलना चाहता था। चौहान के जाते ही जिया का बर्ताव समीर के प्रति बदल गया था। जिया चिड़चिड़ी हो गई थी और लिली तो उसे घास तक नहीं डालती थी। फिर भी अमीर बनने के लालच में समीर उनके साथ रहने लगा। तब उसे समझ आया कि चौहान किस नर्क में जी रहा था। माँ बेटी की फरमाइशें, घर का सारा काम, ऊपर से उनकी बदतमीजियां, समीर का दम घुटने लगा। जिया उस पर चिल्लाती, समीर तुम किसी काम के नहीं हो। चौहान होता तो ये कभी नहीं होने देता। तुमने मुझे रेड ड्रेस के साथ ये जूते पहना दिए। मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो। लिली भी पीछे नहीं रहती। समीर अंकल, मेरा होमवर्क कहाँ है? मुझे चोटी बनानी नहीं आती आपको? पापा कितनी अच्छी चोटी बनाते थे, आपने तो मुझे भूतनी बना दिया। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जिया के पीछे पड़कर अपनी शांति खो दी थी। जैसे ही जिया को जेल हुई, वो एक पल भी वहां नहीं रुका और वहां से दुम दबाकर भाग गया। अब चौहान अपनी नई जिंदगी में खुश था और जिया, समीर जैसे लोग अपनी ही नफरत की आग में जलकर राख हो चुके थे।